गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमारे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और वीएलडब्ल्यू के लिए भी। तो हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे अब, ठीक है। और डेली के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप जो एक्सप्लेनेशन सुनते हो उसको अच्छी तरीके से समझा करो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हरप्पा इज़ ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। आपको बताना है कि हरप्पा जो है वो कौन सी रिवर के किनारे पर है, ठीक है। तो आपको पहले पता होगा कि हरप्पा जो है ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट साइट जो है ये हमारी डिस्कवर हुई थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आपको बताना है कौन सी रिवर के किनारे पर है। तो हरप्पा जो है वो हमारी रावी रिवर के किनारे पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, ठीक है। अब बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंडस रिवर की बात की जाए तो हमारा जो मोहनजोदारो और छोड़ोदारो जो है ये हमारी इंडस रिवर के किनारे पर है, ठीक है। अगर हम बात करें सतलुज रिवर की तो एक हमारी साइट है जिसका नाम है रोपर। रोपर जो है वो हमारी सतलुज रिवर के किनारे पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें लूनी रिवर तो धोलावीरा जो है वो हमारा कौन सी रिवर के किनारे पर, लूनी रिवर के किनारे पर है, ठीक है। ओके, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि हरप्पा जो है इसको डिस्कवर किसने किया था। तो दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी जो है इन्होंने डिस्कवर किया था हमारी हरप्पा साइट को, ठीक है। और आर.डी. बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदारो जो है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। अभी ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर आपको बताना है। तो ऑप्शन है शहीबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, जैनुलब्दीन और शामसुद्दीन, ठीक है। तो अकबर ऑफ कश्मीर जो है वो हमारा बोला जाता है जैनुलब्दीन को, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे अकबर की तरह जो है हर एक रिलीजन को जो है ये मान्यता देते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें शमसुद्दीन के बारे में, जो पहले हमारे फाउंडर जिनको है मुस्लिम रूल का जो फाउंडर है वो हम शमसुद्दीन को बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जो रिंचिन थे ये पहले रूलर थे जो हमारे मुस्लिम जो है उसमें कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, रिंचिन। लेकिन इनको हम रियल फाउंडर जो है मुस्लिम रूल का नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लद्दाख से आए थे। शमसुद्दीन जो है ये हमारे रियल फाउंडर है मुस्लिम रूल के कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम शहीबुद्दीन के बारे में, ठीक है। शमसुद्दीन के बाद जो है हमारे शहीबुद्दीन आते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ द मेडिवल कश्मीर, ठीक है। ओके, और कुतुबुद्दीन जो है इनको, इनका जो रियल नेम था इनका नाम था हिंदल, ठीक है, हिंदल। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। शोक रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम। आपको बताना है शोक रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि शोक रिवर जो है ये हमारी ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है हमारी शोक रिवर, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। शोक रिवर जो है ये हमारी रिमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसका आंसर पर फर्स्ट हो जाएगा। अब बाकियों के बारे में देख लेते हैं कि बाकी कहाँ से मतलब कौन कौन सी ग्लेशियर से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अगर हम द्रांगनू ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से जो है हमारी डोडा रिवर निकलती है, ठीक है। अगर हम मुखोई ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से द्रास रिवर निकलती है। द्रास रिवर जो है ये हमारी सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइचिन ग्लेशियर के बारे में, साइचिन ग्लेशियर के बारे में आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा जो है हमारा बैटल फील्ड जो है वो हमारा साइचिन ग्लेशियर है। तो साइचिन ग्लेशियर से जो है वो हमारी नुब्रा रिवर निकलती है, ठीक है। नुब्रा रिवर जो है ये हमारी शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और शोक रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। समझ आई। अब आगे देखते हैं। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। ये रिसेंटली कुछ एग्जाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो दूसरा नाम था वो क्या था, ठीक है। तो आपको पहले इनके सभी के पता होना चाहिए कौन से ईयर में। नेहरू रिपोर्ट जो है वो हमारी 1928 के अंदर आती है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो 1909 के अंदर आते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन जो है 1927 में आती है, ठीक है। और ठीक है, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 में होती है, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है वो हमारी साइमन कमीशन को बोला जाता है। साइमन कमीशन 1927 के अंदर बनती है। साइमन कमीशन बनाई क्यों जाती है। साइमन कमीशन बनाई जाती है दो चीज़ों के लिए। एक तो हमारे यहाँ पर 1990 के अंदर मैंटिक्यू क्लैंस्टॉन रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए बनाई जाती है कि वहाँ पर जो है डायची की बात की गई थी। तो यहाँ पर ये देखने के लिए कि इंडिया के अंदर फर्दर हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए साइमन कमीशन बनाई जाती है। साइमन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है 1928 के अंदर सबमिट करते हैं। तो इंडिया में 1928 के अंदर आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ होता है। अब प्रोटेस्ट क्यों होता है, प्रोटेस्ट इसलिए होता है क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, वो इंडियन उनमें से कोई भी नहीं था, सारे के सारे जो थे वो अंग्रेज थे। तो इसलिए जो है इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट होते हैं, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया था। अब देखो तीन चीज़ें जो है वो एक साथ जुड़ती है। पहली बात तो ये है कि हमारी 1919 में मैंटिक्यू क्लैंस्टॉन रिफॉर्म आते हैं, डायची की बात की जाती है, उसको देखने के लिए साइमन कमीशन बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए जो है यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में लंदन में, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं अपने आप से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो 1909 के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, तो 1909 के अंदर आते हैं, इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 के अंदर आती है। साइमन कमीशन के ये साइमन कमीशन को सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो इसलिए जो है अपनी रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो है फर्दर रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से रिफॉर्म्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर इज़ नोन एज अ सौर ऑफ द बंगाल। आपको बताना है सौर ऑफ बंगाल जो है वो कौन सी रिवर को बोला जाता है। तो कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा, ठीक है, ये अलग अलग रिवर्स हैं यहाँ पर। तो सौर ऑफ बंगाल जो है वो बोला जाता है हमारी दामोदर रिवर को, ठीक है, दामोदर रिवर को बोला जाता है हमारी बंगाल में। अब सौरों क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रिवर मतलब इतना ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है कि बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पर हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है सौर ऑफ बंगाल। उसके बाद बात करते हैं हम कोसी रिवर की, इसको सौर ऑफ बिहार इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आपको पता है कि तिब्बत वाले एरिया में, वहाँ से कैलाश मानसरोवर वाली जगह से जो है ये ओरिजिन होती है, वहाँ से नामचा बारवा से होकर के ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है। ये ऐसी रिवर है जो हमारी 3 कंट्रीज़ में होकर जाती है, मतलब कि चाइना वाला एरिया में भी जाती है, फिर उसके बाद ये इंडिया में भी एंटर करती है, और इंडिया के बाद जो है ये बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। गंगा रिवर जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर, ठीक है, गंगा रिवर, ठीक है। आगे देखेंगे, इमेज ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। आपको बताना है कि सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारी ओडिशा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। असम के अंदर जो है हमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर सैटेलाइट फोन जो है उसका स्टार्ट किया गया यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी अमेंडमेंट को बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट, 42nd, 36 और 61, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स आती है। 44th अमेंडमेंट जो है, पहले इसका आंसर बता लेती हूँ मैं आपको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसको बोला जाता है। 1976 के अंदर ये अमेंडमेंट होती है, ठीक है। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि सबसे पहली बात तो है कि इसके अंदर हमने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इसके अंदर ऐड की गई थी। फिर 11th वाली जो है वो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, उसके अंदर जो हमने 11th वाली डाली, जो हमारी क्या है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का राइट जो है 21st हमारा 21A जो है हमारा आर्टिकल जो है वो भी हमारा इसके बारे में एजुकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। ओके, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पर हमारे 3 वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पर, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये 3 वर्ड जो हैं ये हमारे पहले प्रेम्बल में नहीं थे, ठीक है, पहले प्रेम्बल में नहीं थे। ये 3 वर्ड जो है ये हमने 42nd अमेंडमेंट से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रेम्बल के अंदर इसको डाला है, ठीक है। तो कोई पूछेगा अगर प्रेम्बल को कभी हमने अमेंड किया है तो 42nd अमेंडमेंट से एक बार हमने प्रेम्बल को सिर्फ क्या कहते हैं उसको अमेंड किया है, ठीक है। ओके, 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 44th अमेंडमेंट जो है ये हमारी 1978 के अंदर होती है। अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, हमने राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हमने फंडामेंटल राइट से जो है इसको हमने आर्टिकल 300A के अंदर जो है इसको हमने एक अलग से राइट बना दिया, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहते हैं 36th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सिक्किम जो है वो हमने इंडिया का पार्ट बनाया था। सिक्किम जो है वो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था, तो ये 1975 के अंदर ये अमेंडमेंट होती है जिसके अंदर सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब 61st अमेंडमेंट में क्या होता है, ये 1989 के अंदर होती है हमारी यहाँ पर 61st अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वोटिंग राइट था वो पहले हमारा 21 एज जो थी वो थी हमारी, हम राइट टू वोट जो है वो हमारा 21 हमारी एज होनी चाहिए तभी हम वोट कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करके 1989 में 18 ईयर्स जो है वो कर दिया गया। अब हम 18 साल के हैं तो हम वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो किनको बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो एडम स्मिथ, जेम कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल और रैग्नर फिश। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं जेम कीन्स की। जेम कीन्स जो है इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आपको पता है कि 2 ब्रांचेस है हमारे इकोनॉमिक्स के, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जेम कीन्स जो है इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल की बात की जाए, इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और रैग्नर फ्रिंच की बात की जाए, इन्होंने जो है कंसेप्ट दिया है, मैक्रो और माइक्रो का कंसेप्ट जो है वो हमारा रैग्नर फ्रिंच ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इंडिया के अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो किनको बोला जाता है, वो PV नरसिम्हा राव को बोला जाता है, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। इनके टाइम पे जो है यहाँ पर हमारी 1991 के अंदर आपको पता है LPG रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे देखेंगे, जोल्स इज ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि यहाँ पर जोल्स जो है वो किसका ऐसा यूनिट है, तो प्रेशर का यूनिट आपको पता है कि क्या है, पास नहीं, इसका आंसर नहीं है, प्रेशर बता रही हूँ सिर्फ, पहले इसका आंसर लगा लेते हैं। तो जो हमारा जोल्स है वो हमारा एनर्जी और प्लस वर्क का जो है ऐसा यूनिट वो है हमारा क्या होता है, जोल्स होता है, ठीक है। तो वेट का आपको पता है न्यूटन होता है, न्यूटन के अलावा जो है यहाँ पर kg भी होता है, ठीक है। फोर्स का जो है ये भी न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें प्रेशर का जो है पास्कल होता है, ठीक है।
इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी जो है वो हमारा प्राशक है। अगर आपको मतलब ड्राइव करना चाहती हो ना क्वांटिटी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या इसका यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉन्ज। आपको बताना है ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलॉय है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक आया भी था अभी जो वुमेन बटालियन का हुआ था ना एग्जाम, उसके अंदर जो है यहाँ पर वो आया था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो है ये अलॉय है हमारे कॉपर और टिन का, ठीक है। कॉपर टिन का अलॉय है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। कॉपर और जिंक की बात करें तो इसका अलॉय है जो है ये हमारा ब्रास है। ये भी हमारा यूटेंसिल्स वगैरह जो है इसके बनते हैं ब्रास के, ठीक है। उसके बाद लेड और टिन जो है ये हमारा सोल्डर जो है, सोल्डर का अलॉय जो है वो है लेड और टिन। कॉपर, निकल और जिंक, ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। ये भी हमारे इसके भी यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो बनते हैं जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है एक बार याद रखना कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिल्वर नहीं है, कॉपर है, निकल है और जिंक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। आपको बताना है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। तो लीवर जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा। अब लीवर का काम क्या होता है कि लीवर जो है वो बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारा खाना जो है वो हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है HCl। HCl की वजह से क्या होता है हमारा खाना जो है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब एसिडिक खाना जो है वो अगर हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाएगा तो वो अब हमें गलत इफेक्ट करेगा। तो अब उसी के लिए जो है यहाँ पर बाइल जूस जो है वो लीवर से सिक्रीट होता है जिससे वो अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारा लीवर आ गया, ठीक है। ओके, अगर लार्जेस्ट पार्ट बोले हमारी बॉडी का तो वो भी हमारी लीवर है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बोले हमारी बॉडी का तो वो स्किन है, ठीक है। स्किन जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। ओके, तो लीवर के बारे में समझ आ गई। अब देखो पैरोटाइड ग्लैंड जो है ये हमारा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। हमारे माउथ के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारा पैरोटाइड ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग को जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पैनक्रियाज जो है ये हमारा बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है यानी कि डक्टलेस ग्लैंड भी है, और ये हमारा डक्टोरल ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है। हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है प्लस इंजाइम्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल को जो है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा पैनक्रियाज का होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द इंटरनेट कनेक्शन सर्विसेज टू द पीपल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ISP, TCP, IP, HTTP, FTTP, तो आपको ना इन सबकी फुल फॉर्म से बताना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, बाकी सारी जो है ये प्रोटोकॉल है, ये तीनों प्रोटोकॉल है। तो वो है हमारी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। लिखा नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये ISP, ये हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं लोग। तो ISP जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। बाकी के बारे में बात करते हैं। तो TCP IP प्रोटोकॉल जो है ये दो चीज़ों में मिलकर बनी हुई है, एक TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इन दोनों का जो मकसद होता है वो क्या होता है, देखो TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये हमारी क्या करती है, ये हमारी इंश्योर करती है कि जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो चेक करती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये हमारी इंश्योर करती है कि जो हमारे पैकेट्स जो हैं साइड